नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि शुरू कहां से करें? क्योंकि सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, इंडिकेटर्स है, प्राइस एक्शन, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पर यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा जिसमें आप बिगिनर से लेकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसके बेसिक्स को जानना सबसे पहले जरूरी होता है। ऐसे ही अगर हम स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सीखना होगा। स्टॉक मार्केट होता क्या है? देखिए, मेनली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4 चीजों में ट्रेडिंग होती है। पहले नंबर पर आता है स्टॉक्स, जिन्हें शेयर्स बोलते हैं। देखिए, शेयर होता क्या है? शेयर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी का कोई शेयर है तो मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी उतना ही हिस्सा होगा जितने परसेंट आपके पास उनके शेयर्स हो। दूसरे नंबर पर आता है इंडाइसिस। देखिए, इंडाइसिस क्या होते हैं? इंडाइसिस जैसे कि आपने सुना होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या है? इंडाइसिस है। अब इंडाइसिस करता क्या है? देखिए, इंडाइसिस हमेशा जो टॉप कंपनीज है उनके एवरेज को रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर सेगमेंट की। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, देखिए ये निफ्टी 50 है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये जितने एनएससी के अंदर कंपनीज लिस्टेड है उसके जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसके एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि अगर उन कंपनीज के प्राइस ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी का सिंपल है कि जो टॉप 12 बैंक्स है वो उसके एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनीज है उनके एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। बीएससी में जो लिस्टेड है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो जब हम इंडेक्स को समझ लेंगे, बेसिक्स के अंदर आपको सब चीज समझनी जरूरी है कि बेसिक्स होता क्या है। देन वी गो फॉर अ फ्यूचर। फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो है इंडेक्स का किसी इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है, किसी स्टॉक का फ्यूचर हो सकता है। इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ हम रोड मैप जानेंगे कि यार हमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैं हर चीज को अगर आपको बताऊंगा तो उसमें बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं। फिर आते हैं ऑप्शंस। जो देखिए, आपने देखा होगा जो भी ट्रेड लोग करते हैं, अपने कैंडल्स दिखाते हैं, वो सारी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और ऑप्शंस क्या है? डेरिवेटिव। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा रिस्क होता है ऑप्शंस के अंदर, हाई रिस्क। चलो बोलिए हाई रिस्क। इससे कम रिस्क होगा आपके अंदर फ्यूचर के अंदर, थोड़ा लो रिस्क होगा। सबसे कम रिस्क होता है आपका स्टॉक के अंदर। वो वही कारण है कि देखिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये दो। जितने ज्यादा आपके पास रिस्क होगा उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसलिए ऑप्शंस में हाई रिस्क होता है तो हाई रिवॉर्ड भी अच्छा खासा होता है। जब आप पहले स्टेप को कंप्लीट कर देंगे, आप इसके बेसिक्स को जान जाएंगे, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को आप ठीक से समझ जाएंगे, फिर हम सेकंड स्टेप पे आएंगे जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है जब हम चार्ट के द्वारा ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस का एक्शन क्या होने वाला है, फ्यूचर में कहां प्राइस जाने वाला है, ऊपर की साइड जाने वाला है, नीचे की साइड जाने वाला है, या फिर एक कंसोलिडेशन जोन मतलब एक रेंज में रहने वाला है। वो हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही बताते हैं। अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस को समझना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कैंडलस्टिक्स को, कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है? आपने देखा होगा, ये कुछ देखने में आपको ऐसे कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स हमें 4 इंफॉर्मेशन देती है, मेनली 4 इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। 4 पहला मिलता है ओपन प्राइस। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ना प्राइस कहां ओपन हुआ है। क्लोजिंग प्राइस क्या है? अच्छा, ओपन प्राइस के बाद एक हाई उसका, एक लो और एक क्लोजिंग प्राइस। ये 4 इंफॉर्मेशन कैंडलस्टिक हमें देती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। और इन्हीं चारों चीजों से मिलकर बनती है कैंडलस्टिक। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें, कैंडलस्टिक 3 तरह की होती है। एक होती है बुलिश कैंडलस्टिक्स, एक होती है आपकी बुलिश कैंडलस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं बुलिश, एक होती है आपकी बेयरिश कैंडलस्टिक्स, और एक होती है न्यूट्रल। 3 तरह की। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है? जहां पर जो ओपन प्राइस है वो ज्यादा हो क्लोजिंग प्राइस है, उसे बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए किसी कैंडल का जो प्राइस है वो 100 पे खुला, ठीक है, यहां खुला होता, पर जो क्लोजिंग हुई वो 1110 पे हुई। 1110 पे मतलब
बढ़ के बंद हुआ, तो कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी, कुछ ऐसे, इसे बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। वही बियरिश इसका उल्टा होगा, जैसे कि कोई प्राइस ओपन का हुआ, मान लीजिए यहां ओपन हुआ 110 पर क्लोजिंग नीचे आके 100 पे गई, ये होते हैं बियरिश कैंडलस्टिक। अब देखिए एक कैंडलस्टिक और होती है जिसे बोलते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का समझ जाइए आप कि जहां पर भी प्राइस ओपन हुआ है, मान लीजिए 100 पे प्राइस ओपन हुआ यहां पर और 100 पे ही क्लोज हो गया, मतलब कि 100 पे हुआ, ऊपर गया, मान लीजिए 110 गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, मान लीजिए 90 तक आया, और फिर उल्टा जाके यहीं क्लोज हो गया, क्लोज भी यहीं हो गया, ये होती है न्यूट्रल, इसे बोलते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक, इसे डोजी भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम कैंडलस्टिक्स को जानेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कितने होते हैं। उसके बाद आता है देखिए आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो होते हैं जहां पर चांसेस होते हैं कि प्राइस रुक सकता है या रुकता है, उन्हें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्राइस है जो अभी ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज, कोई स्टॉक है, मान लीजिए एचडीएफसी, ये ट्रेड कर रहा है और यहां से प्राइस ऊपर गया, और मान लीजिए ये 105 पर जाकर रुकने के बाद दोबारा नीचे आ गया, तो जहां प्राइस रुका वो होगा रेजिस्टेंस, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हमारा चांसेस ये कि अगर प्राइस दोबारा यहां जाएगा तो इसका मतलब है प्राइस यहां ठहर सकता है, यहां रुक सकता है, क्योंकि यहां पहले प्राइस रुका था तो चांसेस है कि यहां प्राइस दोबारा रुक सकता है, तो उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। वहीं अगर इसे हम सिमिलर नीचे की साइड ले लें तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। 100 पे प्राइस था, नीचे आके 95 पे आके रुक गया और यहां से फिर रिवर्स हुआ उल्टा, तो जो ये रिवर्सल चांसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर होते हैं। जितनी भी ट्रेड बनती है रिवर्सल ट्रेड्स, वो सारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही बनती है, और ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पर है। जितनी ज्यादा बार प्राइस वहां पर जाकर रुकता है उतनी ही रेजिस्टेंस सपोर्ट मजबूत होती है। तीसरे नंबर पर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि डाटा, कितनी ट्रेडिंग चल रही है, उसके अंदर क्या डाटा चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है, वो सब वॉल्यूम के अंदर। जब हम सेकंड स्टेप पूरा करेंगे फिर हम थर्ड स्टेप के अंदर जाएंगे, जो कि है अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स। देखिए इंडिकेटर्स होते क्या है, देखिए इंडिकेटर अगर आप प्राइस को समझते हैं तो इंडिकेटर्स एक लैगिंग है, जो प्राइस में चल रहा है उसी के सिग्नल्स आपको इंडिकेटर्स के अंदर मिलते हैं। पर लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, हम भी करते हैं, और आप भी समझिए इंडिकेटर्स को। कुछ इंडिकेटर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ईएमए और एसएम। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएम में होता है सिंपल मूविंग एवरेज। इनका यूज हम करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। फिर होता है सुपर ट्रेंड। देखिए सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ये समझता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं, ट्रेंड के साथ चलता है। वीवैन वॉल्यूम प्रोफाइल स्टॉक्स में यूज होता है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसका यूज होता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन, जहां पर आपको लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो वहां पर आरएसआई का हम रिवर्सल के टाइम पे यूज करते हैं कि यहां से चांसेस है कि प्राइस गिर जाए। एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये भी कुछ ऐसे ही सिग्नल्स देता है, बाय एंड सेलिंग सिग्नल्स देता है। आपको इन सब के बारे में जानना है। देखिए इनफ है आपके लिए, अगर आप इन्हें ही जानेंगे तो भी आप अच्छी तरीके से मार्केट को समझ पाएंगे। स्टेप 4 द प्राइस एक्शन मास्टर। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं जाना, प्राइस एक्शन को नहीं समझा, तो फिर ट्रेडिंग करना मुश्किल है। और प्राइस एक्शन में क्या है, देखिए कैंडलस्टिक भी प्राइस एक्शन में ले लीजिए आप, ये भी एक आपके प्राइस को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे इसके अंदर एक हमने 3 पॉइंट्स ले रखे हैं कि क्या क्या हमें देखना है। देखिए ब्रेकआउट एंड फेक आउट। अब देखिए ब्रेकआउट होता क्या है, अभी हमने रेजिस्टेंस को समझा कि रेजिस्टेंस क्या है। मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और कोई प्राइस है जो हर बार यहीं जा रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर दोबारा जा रहा है, यहीं रुक रहा है, फिर दोबारा जा रहा है, यहीं रुक रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार हर बार प्राइस यहीं जाकर रुक रहा है, इसी रेजिस्टेंस पे। एक बार रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी बार रुका, तो अब चांसेस है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। तो ब्रेकआउट क्या है, यदि प्राइस यहां से कंटिन्यू कर जाए ऊपर की साइड, ये ब्रेकआउट है। ये लेवल क्या हुआ हमारा, ब्रेकआउट, इसे बोलेंगे ब्रेकआउट।
वो बात अलग है कि हम इसमें देखेंगे, कंफर्मेशन लेंगे कि यार ब्रेकआउट सही है, वॉल्यूम इसके अंदर अच्छी आई है नहीं आई है, कैंडलस्टिक कैसी है, वो अलग होता है। अभी यहाँ पे समझना है कि ब्रेकआउट क्या होता है। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट को तोड़ता है तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। और फेक आउट क्या होता है, अगर प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए, उल्टा आ जाए इसी जोन, दैट इज अ फेक आउट। कि यार यहाँ पर ये सिर्फ बायर्स को फंसाने के लिए काम किया गया था कि लोग यहाँ पर एंट्री लें और दोबारा आके उसके सबके स्टॉप लॉस टच कर दें, तो इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। अब इसमें हमें क्या समझना है प्राइस एक्शन में, देखिए हमें समझना है प्राइस एक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, वो सब चीज इसमें है। प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन, देखिए डिमांड जोन क्या होता है, जहां पर बायर्स बैठे होते हैं, हमें चांसेस होता है कि यार यहाँ से ना प्राइस रिवर्स कर सकता है, ज्यादातर चांसेस है कि डिमांड जोन में से प्राइस रिवर्स कर जाता है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कहीं से प्राइस में एक अच्छी खासी बाइंग है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया सीधा, अब वहां से प्राइस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे घूमता रहा, देन ऊपर जाने के बाद एक सडन फॉल आया, प्राइस नीचे आया, तो हम डिमांड जोन मार्क करके रखते हैं, ये एक डिमांड जोन है, चांसेस है भाई प्राइस दोबारा नहीं आया डिमांड जोन से। ऐसे ही सप्लाई जोन काम करता है। सप्लाई जोन में क्या है कि हमेशा सप्लाई कहां से होगी, ऊपर से, सेलिंग कहां से आएगी, ऊपर से, तो ऊपर की साइड सप्लाई जोन होगा, प्राइस वहां पहुंचेगा, यहां पहुंचा, अब जाने के बाद यहां से नीचे, वो सप्लाई जोन। और ये भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है धीरे धीरे, जब हम प्राइस सेक्शन देखते हैं, प्राइस को फॉलो करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो हम निकालना सीख जाते हैं कि यार कहां पे डिमांड और कहां पे सप्लाई जोन है। देखिए प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी यही है, प्राइस एक्शन को समझना, कैंडलस्टिक्स को समझना, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब कुछ प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। कहां पर हमें समझना है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें ये सारी तीनों चीज समझनी है, ये सारी चीज टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगी, हमें तीनों स्टेप। फिफ्थ जो आपका स्टेप आएगा, स्ट्रेटजी और सेटअप। अब देखिए सेटअप क्या होता है, जब भी हम देखते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जब भी हम YouTube की कोई वीडियोस देख रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे सेटअप पे प्राइस आया और हमने ट्रेड लिया और टारगेट लिया। आज मार्केट हमारे सेटअप के हिसाब से चला, और जब हम बिगिनर्स होते हैं, हमें यही समझ में नहीं आता ये सेटअप है क्या, समझ नहीं आता ना सेटअप। हमारे पास तो कोई सेटअप नहीं था, हम तो ट्रेड करते हैं। अब हम सोचेंगे यार हमारे पास तो कोई सेटअप ही नहीं है, किसी और के पास जाएंगे, किसी और से ट्रेड को कहेंगे। जैसे कि बिगनर स्टेज पे लोग टेलीग्राम पे जाकर देखते हैं, टेलीग्राम पे देखते हैं यार कोई टिप्स मिल जाए, कोई बताने लगे यार यहाँ से प्राइस गिरेगा, हम दूसरों के एनालिसिस देखने लगते हैं। उसका कारण यही है, हमें लगता है कि उनका सेटअप अच्छा है, हमारा सेटअप, हमारे पास कुछ सेटअप नहीं है। अब देखिए सेटअप होता क्या, ये समझना जरूरी है, समझ जाइए सेटअप होता क्या है। जब देखिए आप ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे, आपने ये समझ लिया स्टॉक्स क्या है, इंडाइसेस क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस, आपने बेसिक्स समझे, उसके बाद आप टेक्निकल करने लगे, आपने धीरे धीरे कैंडलस्टिक को समझना स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझना स्टार्ट किया, आप आए कि यार इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट। जब आप प्राइस एक्शन के अंदर आएंगे, देखिए प्राइस एक्शन, जब आप प्राइस एक्शन के अंदर आएंगे, आप जब धीरे धीरे मार्केट को देखने लगेंगे, तो आपके समझ में आएगा, जब आपकी ऑब्जर्विंग बढ़ेगी, तो आपने एग्जांपल के तौर पर आपने देखा कि यार जब भी प्राइस गिरता है, नीचे की साइड प्राइस गिरता है, और अगर यहाँ पर कोई हैमर बनता है, कोई हैमर बनता है, तो यहां से अगर प्राइस के हाई को क्रॉस करता है, तो प्राइस यहां से रिवर्स होता है। अब आपने ये चीज एक बार देखी, दो बार देखी, 50 बार देखी, तो आपने देखा है ये चांसेस है यहाँ से कि प्राइस हर बार यहीं से रिवर्स होता है, हैमर के साथ चांसेस है कि प्राइस रिवर्स हो। कुछ समय बाद आपको पता चला कि यार ये ना यहाँ से, अगर आपको पता है यहाँ से जाएगा तो ये 50 पॉइंट पक्का जाता है। अगर निफ्टी में ये हैमर बनता है तो ये 50 पॉइंट पक्का रिवर्स करेगा। अब आपने क्या काम किया, आपका ये सेटअप हो गया, आपने जब भी इसका हाई क्रॉस किया, यहाँ पर एक एंट्री कर, स्टॉप लॉस वीक के लो पे लगाया और आप बैठे। अब ये हो गया आपका एक सेटअप। और ऐसे ही लोग अपने अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सेटअप बनाते हैं। और स्ट्रेटजीज क्या होती है कि स्ट्रेटजी अलग चीज है जो ऑप्शंस के अंदर रहती है, वो अलग चीज है। ये आपका सेटअप हो, ये आपका सेटअप इस हैमर का आप काम कर, और जितना आप इस पर काम करते जाएंगे, उतना आप इसे मतलब जितना आप इसे ऑब्जर्व करते जाएंगे, आपको उतनी ही इसकी समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, उसे आप धीरे धीरे शुरू करते रहेंगे, मतलब उसे ठीक करते रहेंगे। तो आपका सेटअप तैयार हो जाएगा, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो कि अभी कंफ्यूज आप होते हैं कि यार एंट्री कर दी, निकलू कहां, ठीक है, एग्जिट कहां करो। अब आप इनिशियल स्टेज पे आप एंट्री तो कर देंगे, कोई बताएगा आपको एंट्री कर देगा, नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा, वो टारगेट बता देगा। आपने कोई टेलीग्राम पे कोई चीज देख ली, उन्होंने कहा एंट्री पे एंट्री कर लो, ठीक है, 150 पे निकल जाना, कोई निफ्टी की कॉल है, ठीक है, वो 135 तक प्राइस गया, पर आप टारगेट पे बैठे नहीं, यार मैं तो 150 पे निकलूं, वहां से प्राइस रिवर्स कर गया, उल्टा आ गया, आपको लगा 150 पे तो जाएंगे, वो लोग बिजी थे अपने काम में, और आपका एसएन हिट हो गया।
तो क्योंकि आपके पास कोई सेटअप है नहीं, तो आप ट्रेड नहीं कर पाते। अब यहां पर देखिए समझते हैं, जब आपके पास सेटअप होगा, मान लीजिए आपके पास हैमर का एक सेटअप है, या आपके पास एक सेटअप है, आपके पास एंट्री आपने कहा यार इसका हाई क्लोज करेगा, तो मैं एंटर कर दूंगा, ये आपकी एंट्री। ठीक है, आपने ये देखा कि यहां से 50 पॉइंट के ऊपर मुझे एग्जिट करना है, तो प्राइस को जब आपने 50 पॉइंट मिला, ये आपका एग्जिट पॉइंट हो गया। ठीक है, टारगेट, जिसे हम टारगेट बोलते हैं। एसएल आपने कहा लगाते, इसके अंदर के लोग आपने एसएल लगाते कि स्टॉप लॉस, तो आपकी चारों चीज तो पूरी हो गई ना, आपके पास तो सेटअप हो गया, एक सेटअप होना जरूरी है। कोई भी सेटअप, वो जब आप इसे फॉलो करेंगे स्टेप्स को, तो आपको कोई ना कोई सेटअप पक्का मिल जाएगा। मैं 100% कह रहा हूं, आपको कोई ना कोई सेटअप पक्का मिलेगा। जब आप 1-2 घंटे मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, पक्का कोई ना कोई आपको सेटअप मिल जाएगा ट्रेड करने में। उस पे जो विश्वास है, उस पे जो ट्रस्ट है, वो धीरे धीरे आपको बनेगा। जब आप उसे देखते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे उसको बनेगा। जब आपका सेटअप एक रेडी हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क और मनी मैनेजमेंट। 90 और 95% लोग यही फेल हो जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि उनके पास रिस्क तो पता ही नहीं होता। देखिए, रिस्क का मतलब होता है कितने % आप लॉस लेंगे अपनी कैपिटल। मान लीजिए कोई बड़ी कैपिटल है, तो वो कोई 1% लॉस ले रहा है, पर आप कितने % लॉस लेंगे, तो आपको एक लिमिट तय करनी है। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर आप, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं खासकर, उसके अंदर क्या, अगर आपने ट्रेड किया तो आप परसेंट तो लॉस ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 1-2% तो वैसे ही टच करते हैं, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें डे की लिमिट लगा सकते हैं कि यार मैं पर ट्रेड कितनी ट्रेड होगा, पर ट्रेड कितना लॉस होगा मेरा। मान लीजिए आप एक लोट पे ट्रेड कर रहे हैं, आपने कहा मैं पर लोट 1000 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, आपने ये भी देखा मैं 3 ट्रेड करूंगा, तो पर डे मुझे सिर्फ जो लॉस लेना है वो मान लीजिए 3000 का लेना है 3 ट्रेड, इसके बाद बंद कर देना। ये रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क और मनी मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट आपके पास नहीं है, तो ट्रेडिंग, चाहे आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर दीजिए, आप फिर भी लॉस में रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, साइकोलॉजी में ओवर ट्रेडिंग देखिए, ओवर ट्रेडिंग से लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। ओवर ट्रेडिंग उससे ज्यादा ब्रोकरेज दे देते हैं, जितना प्रॉफिट भी कमा लेंगे आप। ओवर ट्रेडिंग से क्या काम करेंगे, सारे ट्रेड है आपके, सब चीज आपकी समझ में आई, आपके पास सेटअप पे आप ट्रेड भी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 3 ट्रेड करी, आपको 2 में टारगेट मिला, 1 में एसएल लग गया, वो फिर भी ठीक है। पर आपने 10 ट्रेड कर दोगे, आप 20 ट्रेड कर दोगे, उसमें क्या होगा, आप लास्ट में आपका एमटीएम तो प्लस में होगा, ब्रोकरेज आप उससे ज्यादा दे दोगे, तो वो गलत चीज। प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट, देखिए ये जो प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट है ना, ये तो आपको सेटअप बना के देगी, यहाँ पर आपको पूरा ट्रस्ट बिल्ड करके देगी अपने ऊपर। ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस आपको यहीं से मिलने वाला है, प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट। तो आप हर दिन 1 से 2 घंटे चार्ट को जरूर देखें, बिना चार्ट को देखे बजाय चार्ट को जरूर देखें, एनालाइज करें। हर दिन आप एनालाइज करिए कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट देखेंगे तो और भी बेटर। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट से पूरी तरीके से चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करोगे, ऑब्जर्विंग करेंगे, तो ये सारी चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। गाइड आपकी रेडी है, आप करके देखिए। अगर नहीं होता तो ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई भी वीडियोस चाहिए हो, तो हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे क्या टॉपिक है। अभी हमने पूरा कंप्लीट करके नहीं समझाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टॉपिक के हर एक टॉपिक के अपने बहुत ज्यादा एडवांटेज, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ऑप्शंस का बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑप्शंस फ्यूचर्स का अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या होता है, इंडिकेटर से भी बहुत बड़ा है। ईएमए सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए यूज करा जाता है। ज्यादातर लोग इसे ईएमए को रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए ही ट्रेड करते हैं, मतलब यूज करते हैं। आप इस पे ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेटर है। सुपर ट्रेंड जैसे कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, वीवेब वॉल्यूम प्रोफाइल है। अब देखिए, आप इसे निफ्टी 50 के वीवेब को आप निफ्टी 50 के अंदर नहीं लगा सकते। जो निफ्टी आपका निफ्टी 50 है उसके अंदर नहीं लगा सकते, इसके फ्यूचर के अंदर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम होती है और इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं होती, फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम होती है। तो वीवेब आप निफ्टी 50 में ना लगा के उसके फ्यूचर्स में लगा। आरएसआई, एमएससीबी, अगर आपको कुछ भी इसमें टॉपिक ना समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको क्लियर करके देंगे उसको। ठीक है, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें।